नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण REHUF से। आज हम भारत के एक महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में चर्चा करते हैं। और बहुत ही एक ऐसा महत्वपूर्ण युद्ध जिसने सीमित संसाधन होने के पश्चात भी एक महाशक्ति के खिलाफ जिस तरह का प्रतिरोध किया, वो निसंदेह व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पक्ष होता है। तो यहाँ हम हल्दी घाटी के युद्ध के उन अनछुए पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो बहुत कम जगह दिखाई पड़ते हैं, ज़्यादातर बच्चों को उनके बारे में पता नहीं होता। इस युद्ध की तारीख के बारे में दो तरह के मत प्रचलित हैं। 18 जून 1576 और 21 जून 1576। वहीं वीर विनोद के अंदर श्यामल दास जी ने इस लड़ाई की तारीख बताई है 31 मई 1576, 76। यहाँ हम इस युद्ध से पूर्व की पृष्ठभूमि के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। 1568 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ में अकबर की शाही फौजों का जबरदस्त प्रतिरोध किया। 1568 में चित्तौड़ का पतन हो गया और राणा उदय सिंह को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। उसके पश्चात भी उन्होंने शाही हुकूमत का निरंतर एक तरह से विरोध किया और 1572 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी भटियाणी रानी धीर कंवर के कहने पर उनके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि राणा जी की दाह क्रिया से लौट रहे थे, उस समय अखेराज सोनगरा ने रावत कृष्णदास से और रावत सांगा से प्रश्न किया कि राणा प्रताप के हक को त्याग कर कैसे जगमाल को मेवाड़ का शासक बनाया गया। क्योंकि आप चूंडा के वंशज हैं तो आपकी सहमति के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि हमें तो इस घटना का ही पता नहीं है, और वो सीधे दाह संस्कार से लौटकर महलों के अंदर गए और कहते हैं कि उन्होंने प्रताप को सिंहासन पे बिठाया और जगमाल के हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारते हुए कहा कि आपकी बैठने की जगह गद्दी के सामने है। यहाँ से जगमाल नाराज होकर मेवाड़ छोड़कर चला गया। और इस समय की परिस्थितियां बड़ी विचित्र थी, क्योंकि अकबर उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था और 1572 तक आते आते उसने गुजरात के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और अब उसने अपना पूरा ध्यान राणा प्रताप के ऊपर केंद्रित किया। कहते हैं कि अकबर ने राणा को समझाने के लिए 4 दूत मंडल भेजे कि लड़ाई नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से ही राणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। तो पहला जो दूत मंडल गया था वो जलाल खां कोलची के नेतृत्व में गया था, और जलाल खां ने राणा को खूब समझाया कि शाही हुकूमत का विरोध कहाँ तक कर पाएंगे। और संसाधनों की तुलना करें तो देखिए कि राणा के पास एक छोटे से पहाड़ी इलाके के ऊपर उसका नियंत्रण है, जबकि अकबर सुदूर अफगानिस्तान से लेकर आज तक के महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, उधर बंगाल से लेकर गुजरात तक फैले हुए साम्राज्य का मालिक है। किंतु राणा ने जलाल खां के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसके पश्चात कहते हैं कि मानसिंह को भेजा गया। यहाँ एक चीज आप ध्यान में रखना, बहुत कम लोग बता पाएंगे इस चीज को, कि जयपुर या आमेर राजवंश की जो तवारीखें हैं उसमें लिखा गया है कि पहले मानसिंह नहीं गया था, बल्कि मानसिंह का पिता भगवान दास था, वो गया था। जयपुर की या आमेर की जो तवारीखें हैं ना, आमेर की तवारीखों में ये लिखा गया है कि मानसिंह से पहले भगवान दास राणा के यहाँ गया था। किंतु आधुनिक जो वर्णन है उनमें मानसिंह को पहले मानते हैं। मानसिंह के पश्चात उनके पिता भगवान दास और उसके पश्चात राजा टोडरमल, ये राणा को समझाने के लिए मेवाड़ गए। किंतु राणा ने
किसी भी शर्त पर अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया और अंततः ये तय हो गया कि मेवाड़ के ऊपर सैन्य बल से ही अधिकार स्थापित किया जाएगा। तो अकबर खुद अजमेर आ गया और अजमेर में रहते हुए उसने इस सारी युद्ध की योजना बनाई और मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में शाही फौजों को अजमेर से भेजा गया। शाही फौजें मांडलगढ़ पहुंची और यहाँ से फिर वो मेवाड़ के आंतरिक हिस्सों की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही राणा को खबर लगी कि शाही फौजें मांडलगढ़ पहुंच गई है, तो राणा ने भी अपने आप को तैयार किया और वे कुंभलगढ़ से बाहर निकले और वो भी धीरे धीरे गोकुंदा की तरफ आ गए। यहाँ राणा की इच्छा थी कि क्यों न आगे बढ़कर मांडलगढ़ के ऊपर ही पहुंचकर मान सिंह का सामना किया जाए, किंतु जब राणा की युद्ध परिषद की बैठक हुई तो युद्ध परिषद के सदस्यों ने कहा कि चूंकि मुगलों की मैदानी ताकत ज़्यादा है हमसे, ऐसी स्थिति में हम उनको ललचाकर पहाड़ों की तरफ लेकर आएंगे और जो तंग दरे हैं उनसे हम मुगलों का मुकाबला करेंगे। अंततः राणा प्रताप भी इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपनी युद्ध परिषद के निर्णय को स्वीकार किया और मानसिंह भी फिर मांडलगढ़ से आगे बढ़ते हुए मोही गांव की तरफ आया और यहाँ उसने अपना कैंप किया। राणा भी गोकुंदा से चल पड़े थे और एक दिन ऐसा अवसर भी आया कि मानसिंह लगभग 1000 घुड़सवारों के साथ शिकार खेलने के लिए राणा के खेमे की तरफ आ गया और मुश्किल से कोई 1 कोस की दूरी बची थी। तो जैसे ही भीलों ने राणा को सूचना दी तो राणा के कुछ सरदारों ने कहा कि क्यों न मानसिंह को मार गिराया जाए, किंतु जो झाला बीदा था उसने मना कर दिया। झाला बीदा ने कहा कि ये वीरों का काम नहीं है कि हम घात लगाकर मानसिंह पर हमला करें, हम मैदान में लड़ेंगे, वहां अपनी सूरवीरता का परिचय देंगे। अंत राणा ने भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और मानसिंह एक तरह से मौत के मुंह से बच के निकल गया। मानसिंह ने खमनोर के नजदीक हल्दी घाटी में पहुंचकर बनास नदी के किनारे अपने डेरे लगाए और अपनी फौज को तैयार किया। राणा भी अपने फौजी दस्ते के साथ गोकुंदा से हल्दी घाटी की तरफ चल पड़े और उन्होंने भी अपनी सेना को व्यवस्थित किया। हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह की सैन्य विन्यास रचना पर प्रकाश डालें तो हम देखेंगे उसके सेना के दाहिने भाग पर बाहरा के शहीद थे। सेना के 3 भाग हो गए ना, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा और मध्य भाग। तो सेना के दाहिने भाग के ऊपर बाहरे के शहीद थे। दाहिने भाग पर बाहरे के सैयद, वही जो बायां हिस्सा था उसके अंदर राय लूणकरण और गाजी खां तैनात थे। गाजी खां व लूणकरण। वहीं मानसिंह की सेना के हरावल दस्ते में जगन्नाथ कच्छावा, ख्वाजा गयासुद्दीन, आसफ खां जैसे योद्धा डटे हुए थे और मानसिंह की सेना का जो चंद्रावल था उसका नेतृत्व मानसिंह का ही भाई माधव सिंह कच्छावा कर रहा था। इधर अब राणा की फौज की जमावट के ऊपर हम ध्यान दें तो राणा ने भी अपनी सेना को पूरी तरह से व्यवस्थित किया। यहाँ मुगलों की सेना के आगे के हिस्से पर मिहितर का अपने लड़ाकू अमीरों के साथ नियुक्त था। राणा के फौज के दाहिने हिस्से में राम सिंह तंवर ग्वालियर के शासक थे। उनके पुत्र शालीवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह ये थे। इसके अतिरिक्त भामाशाह और उनके भाई ताराचंद भी राणा की फौज के दाहिने हिस्से के ऊपर डटे हुए थे। तो दाहिने हिस्से में राणा के जो सरदार थे उनके नाम याद रखिए। ग्वालियर के राम सिंह तंवर, उनके 3 पुत्र शालीवान,
भवानी सिंह और प्रताप सिंह। इसके अतिरिक्त ताराचंद और ताराचंद के भाई भामाशाह दाहिने हिस्से पे थे। वहीं बाईं तरफ के हिस्से पर ध्यान दे राणा की फौज के, तो झाला मान सिंह, सोनगरा मान सिंह, झाला बीदा जैसे महत्वपूर्ण सरदार राणा की सेना के बाएं हिस्से के ऊपर डटे हुए थे। वहीं हरावल का नेतृत्व, राणा के पक्ष के हरावल का नेतृत्व कर रहे थे डोडिया भीम सिंह, कृष्णदास चूड़ावत, रावत सांगा और हकीम खां पठान और जयमल राठौड़ के पुत्र राम सिंह राठौड़, या रामदास बोलते इनको, रामदास राठौड़। रामदास राठौड़ हरावल में टिके हुए थे। क्योंकि गर्मी का सितम बहुत जबरदस्त था और दोनों ही लश्कर, जैसा अबुल फजल लिखते हैं कि दोनों लश्कर लड़ाई के दोस्त और जिंदगी के दुश्मन थे, और यहाँ पर जिंदगी सस्ती प्रतीत हो रही थी और इज्जत बहुत महंगी प्रतीत हो रही थी। यानी दोनों ही पक्ष एक दूसरे के वजूद को ख़त्म करने के लिए कमर कसे हुए थे। जैसे ही राणा ने अपनी सेना को व्यवस्थित किया और चंद्रावल में भी उसने अपने जो सरदार थे उनको व्यवस्थित किया, तो चंद्रावल में भीलों के राणा पुंजा थे, पुरोहित जगन्नाथ थे, पुरोहित गोपीनाथ थे, पड़िहार कल्याणमल था, मेहता जयमल थे और रतनचंद मेहता, और इनके साथ सोदा बारट या चारण जैसा और कैसा चंद्रावल दस्ते में नियुक्त थे। जैसे ही सुबह लड़ाई की शुरुआत हुई तो राणा के बाईं तरफ के लश्कर ने शाही फौज के दाहिने हिस्से पर जबरदस्त हमला किया, और यह हमला इतना तेज था कि राय लूणकरण को, जो शाही पक्ष की ओर से लड़ रहा था, भागकर सैयदों के पीछे जाकर खड़ा होना पड़ा। राणा भी पूरी तैयारी के साथ अपनी सेना को आगे बढ़ा रहे थे, और राणा का एक तीर शेख मंसूर के कूल्हे पर आकर लगा, तो मंसूर आगे बढ़कर लड़ रहा था, वो चिल्लाते हुए पीछे हटकर भाग गया। गाजी खां ने शुरुआत में काफ़ी मर्दानगी दिखाई, किंतु तलवार के एक प्रहार से गाजी खां के हाथ की अंगुलियां कट गई, तो वो भी मैदान छोड़कर भाग गया। इस समय दोनों ही पक्षों के हाथियों की लड़ाई भी जबरदस्त रोमांचक मुकाबले की तरह दिखाई पड़ रही थी। राणा के पक्ष का जो हाथी था लूणा, वो शाही पक्ष के गजमुक्ता से युद्ध कर रहा था। वहीं राणा का दूसरा हाथी राम प्रसाद शाही फौज के गजराज से लड़ाई कर रहा था, और इन दोनों ही हाथियों के महावत मारे गए। लूणा का महावत भी मारा गया और राम प्रसाद का महावत भी मारा गया। मुगलों ने राम प्रसाद को बंदी बना लिया। बाद में इतिहासकार बदायूनी के साथ इसको अकबर के पास भेजा गया, जहां अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। यहाँ लड़ाई जब अपने चरम पे पहुंची तो दोनों तरफ इतनी मारा मारी थी कि दोनों पक्षों के योद्धा अपने वजूद को सिद्ध करने के लिए जी जान झोंके हुए था। जयमल जी के लड़के राठौड़ रामदास जगन्नाथ कच्छावा से जा भिड़े, और दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। दुर्भाग्य कहिए कि अचानक घोड़े की काठी का तंग टूट गया। किसका? रामदास के घोड़े की काठी का। वो संभल पाते, इसी दरमियान जगन्नाथ कच्छावा ने फरसे का एक भरपूर वार किया और राणा का ये महत्वपूर्ण सरदार लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। इधर ग्वालियर के राम सिंह तंवर अपने तीनों पुत्रों के साथ मैदान में डटे हुए थे। खंडेला के शासक रायसल जी ने राम सिंह तंवर के साथ युद्ध किया, और एक संघातिक भाले का घाव राम सिंह तंवर के लगा और वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके तीनों पुत्र भी वीरगति को प्राप्त हो गए। और डोडिया भीम ने मान सिंह के ऊपर इतना जबरदस्त प्रहार किया कि मान सिंह के हाथी की अटारी कट गई और मान सिंह को झुककर डोडिया भीम के प्रहार को बचाना पड़ा। किंतु अगले ही पल मान सिंह के प्रतिवार में डोडिया भीम सिंह भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। किंतु यहाँ तक की लड़ाई के अंदर राणा का पक्ष भारी पड़ रहा था और शाही फौज धीरे धीरे मैदान छोड़कर जाने की स्थिति में थी। राणा ने भी की नजरें मान सिंह को ढूंढ रही थी, और जैसे ही मान सिंह का हाथी दिखा, राणा ने अपने घोड़े को, चेतक को, हाथी के करीब लिया। कहते हैं कि चेतक ने अपने आगे के दोनों पैर हाथी के सर पे लगा दिए और मान सिंह ने
राणा प्रताप ने मान सिंह को ललकारते हुए कहा कि अब तू तेरा रण कौशल दिखा, प्रताप सिंह आया है। और राणा प्रताप ने एक भरपूर वार मान सिंह के ऊपर किया, किंतु वो होदे में थोड़ा झुक गया, इस कारण वो वार खाली गया। इतने में चेतक की जो टांगे थी उसके ऊपर हाथी की सूंड में लगे खंजर का प्रहार हुआ और चेतक घायल हो गया और मान सिंह ने अपने आप को बचा लिया। इसी दरमियान मुगल फौजियों ने चारों तरफ से राणा को घेरने का प्रयास किया। जो झाला बीदा था, जिसने अपने पुरखों की कीर्ति को हमेशा उज्जवल रखा, उसने राणा के राजकीय छत्र को अपने सर पे धारण किया और वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। राणा को राणा के सैनिक घायल अवस्था में युद्ध भूमि से निकालकर बाहर ले गए। राणा का घोड़ा भी घायल हो गया था। वीर विनोद में लिखते हैं कि जब घायल राणा का दो मुस्लिम सैनिक पीछा कर रहे थे, इनका नाम बताया जाता है खुरासान खान और मुल्तान खान। खुरासान खां और मुल्तान खां, संभवतः ये खुरासान और मुल्तान के होंगे, इसलिए इनका नाम दिया। वीर विनोद में लिखा हुआ है ऐसा। तो कहते हैं कि जगमाल ने देखा कि उनके भाई की जान खतरे में है, तो चूंकि देखिए भाई का रिश्ता भाई का ही होता है, जगमाल तत्काल इन दोनों के पीछे लपका और इनको मौत के घाट उतार दिया और राणा जी को अपना घोड़ा देकर राणा जी को सुरक्षित युद्ध मैदान से बाहर निकाल दिया। शाम होते होते ये युद्ध एक तरह से समाप्ति की तरफ चला गया, पर राणा को न तो मुगल सेना बंदी बना सकी, न उनको मारा जा सका। इसलिए इस लड़ाई को कोई निर्णायक लड़ाई तो नहीं कहेंगे, पर यह कहेंगे कि मुगल फौज का पलड़ा भारी रहा। और ये पलटा कैसे कि जैसे ही मुगल फौज भगने को तैयार हुई तो मिहितर खां चिल्लाता हुआ आया कि बादशाह सलामत खुद मैदान में आ गए हैं। तो भागती हुई मुगल फौजें थी, उनके पैर रुक गए। ऐसे में फिर फतेहपुर सीकरी के सैयद थे, उन्होंने जी जान लगा दिया और वो आखिरी पल तक मैदान में डटे रहे। उनके उत्साह को देखकर भागते हुए दूसरे सैनिक थे, वो भी रुके और उन्होंने फिर वापसी की। तब राणा का पलड़ा कमजोर हुआ और राणा के सैनिकों को मैदान छोड़कर पीछे हटना पड़ा। ऐसा माना जाता है, जो वीर विनोद का वृत्तांत है उसमें राणा की सैनिक ताकत का वर्णन किया गया कि उनकी सैनिक ताकत 20,000 थी, वहीं मुगलों की ताकत 80,000 बताई गई है। पर मैदान में संभवतः 80,000 सैनिक नहीं थे, कम ही रहे होंगे। फिर भी सैनिक पलड़ा ताकत की दृष्टि से मुगलों का भारी था। किंतु शाम होते ही मुगल सेनाएं अपने डेरों की तरफ लौट आई। वो न तो राणा का पीछा कर रहे थे, उनको भय था कि पहाड़ों में छुपे हुए राणा के राजपूत और भील प्रत्यावार करके कहीं मुगलों के लिए सरदर्द पैदा न कर दे। ऐसी स्थिति में राणा खुद भी घायल थे और उन्होंने कोलियारी गांव के अंदर अपना ठिकाना बनाया और यहीं पर उन्होंने अपने घायल सैनिकों का इलाज कराया। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि अलग अलग इतिहासकारों ने इस लड़ाई का नाम अलग अलग बताया है। जहाँ बदायूनी, जो प्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में भाग लेने वाला मुगल इतिहासकार था, वो तो इसको गोकुंदा का युद्ध बताते हैं। कौन? बदायूनी। और अबुल फजल है, इसको खमनोर का युद्ध बोलते हैं। अबुल फजल इसको खमनोर का युद्ध बोलते हैं। और वहीं कर्नल टोड ने इसकी तुलना थर्मोपोली से की है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए, बदायूनी इसको गोकुंदा का युद्ध बोलते हैं और अबुल फजल इसको खमनोर का युद्ध बोलते हैं। काफ़ी जगह मैंने एक दो ऑडियोज में देखा कि कोई ये भी कह बैठता है कि इस लड़ाई में राणा ने बहलोल पठान को मार गिराया। देखिए, ये ध्यान में रखिए, बहलोल पठान को तो बाद में जब दिवेर की लड़ाई हुई थी उसमें मारा था किसने? राणा प्रताप ने। यहां एक चीज और ध्यान में रखिए, झाला बीदा और झालामान या मानसिंह अलग अलग हैं, एक नहीं है। झाला बीदा और झालामान अलग अलग हैं और राणा का राजकीय चिन्ह धारण किया था झाला बीदा ने। तो
ये युद्ध भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में माना जाता है कि एक सीमित संसाधन होने के पश्चात भी किस तरह स्वतंत्रता की पुजारी महाराणा प्रताप ने एक छोटी सी फौज के दम पर अखिल भारतीय साम्राज्य की एक बड़ी ताकत को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए हमारे राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के हृदय में राणा प्रताप स्वतंत्रता के एक पुंज की तरह हमेशा जीवित रहते हैं। ये वो महान विभूतियां हैं जिन्होंने अपने पराक्रम और अपने उत्साह के दम पर मातृभूमि के ऊपर अपने सर्वस्व को निछावर कर दिया। जय हिंद, जय भारत।